क्या आप जानते हैं कि भारतीय विदेश नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है? आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किस प्रकार की नीति अपनाई जो कि वर्तमान समय तक प्रासंगिक है? तो आप सब ने गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में सुना होगा। भारतीय विदेश नीति का अहम हिस्सा है। आज हम गुटनिरपेक्षता की नीति हमारे राष्ट्रीय निर्माताओं ने क्यों अपनाया और ये क्यों महत्वपूर्ण था उस समय में और वर्तमान समय में ये क्यों प्रासंगिक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। और साथ ही साथ किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष नीति का आरंभ हुआ था उस समय में, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अफ्रो एशियाई एकता जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में देखने को मिला और बाद के वर्षों में आज़ादी के बाद जो हमें देखने को मिला, इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से बांडुंग सम्मेलन हुए और यहाँ से गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। और गुटनिरपेक्ष के नीति के जो संस्थापक देश थे और साथ ही साथ उनके जो महत्वपूर्ण लीडर थे, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। हम एनसीईआरटी सीरीज के तहत 12th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड पुस्तक को पढ़ रहे हैं आजकल, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 4 के प्रथम वीडियो को देखेंगे। इसमें हम भारत के विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत के जो विदेश संबंध है वो वर्तमान समय में और जो आरंभिक समय में था, और वर्तमान समय और आरंभिक समय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ बदलाव आए हैं, परंतु जो नीति उस समय में अपनाई गई थी, वर्तमान समय की नेतृत्व भी उन चीज़ों को लेकर के साथ में चल रही है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जैसे कि हम सब ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा और देश को किस प्रकार से आज़ादी मिली थी, ये भी हमने देखा कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, किसी भी देश का जो विदेश नीति है उसका जो निर्धारण है वो कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर में निर्भर करता है, कुछ तथ्य है जिसके ऊपर में किसी भी देश की विदेश नीति निर्धारित होती है। तो देश की विदेश नीति से संबंधित जो तथ्य है जिसके ऊपर में निर्धारित होता है, वो पहला तो ये है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति किस प्रकार की है, देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, और साथ ही साथ उस देश की राष्ट्रीय हित क्या है। राष्ट्रीय हित दो प्रकार की हो सकती है, देश की अपनी अंदरूनी हित भी हो सकती है और साथ ही साथ बाहरी यानी कि अन्य राष्ट्र से भी हित हो सकती है। इसी के आधार पे किसी भी देश के द्वारा विशेषतः जो है विदेश नीति बनाया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय जो हमारे राष्ट्रीय हित थी, ये सभी चीज़ें भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में, भारतीय विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया। और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय लिया उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखें तो 1947 का दौर आप याद कीजिए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और कोल्ड वार का जो है आरंभ हो गया था। यानी भारत जब आज़ाद हुआ था, वो जो समय था, एक ऐसा समय था, ट्रांसफॉर्मेशन का युग था, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, कोल्ड वार चल रहा है और साथ ही साथ वहाँ उस समय पे बी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। बी औपनिवेशीकरण से तात्पर्य है यानी कि जो कॉलोनियाँ जो उपनिवेशवाद थी वो समाप्ति की ओर थी। जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और भी अन्य बहुत सारे देश आज़ाद हुए, जो देश लैटिन अमेरिका के थे, अफ्रीका के थे, एशिया के थे। तो इसी को जो है बी औपनिवेशीकरण कहा गया, यानी कि जो उपनिवेश थे वो आज़ाद हो रहे थे 1945 के बाद जो है। और उन देशों में स्वशासन या फिर उस देश की जो स्वतंत्रता संग्राम थी या फिर उस देश के जो नेताओं ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, उस प्रकार से जो है उस देश की जो शासन व्यवस्था बाद के वर्षों में जाकर के स्थापित हुई। जो थर्ड जो पॉइंट थी कि अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार जो है परमाणु बम का प्रयोग किया था और दुनिया जो है परमाणु
बम की क्या प्रभाव है, इन चीज़ों से परिचित हो रही थी। तो इसके बाद में परमाणु हथियार के निर्माण की होड़ भी आरंभ होती है, जो कि हमें कोल्ड वॉर के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिन चीज़ों की चर्चा हम अपनी पहली बुक में कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब अगर हम यूएनओ की स्थापना की बात करें तो वो सब भी जानते हैं कि 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, और साथ ही इस समय में भारत के लिए और एक महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पे चीन, जो भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन की जो है स्थापना हुई थी। तो इस समय जो भारतीय जो समकालीन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, जब भारत आज़ाद हुआ था, वो कुछ इस प्रकार से थी, जिसने भारतीय विदेश नीति के निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रभावित किया था। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है, वो देश की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, भारत एक महत्वपूर्ण एशियाई देश है, जिसके पास में विशाल जनसंख्या है, विशाल भौगोलिक स्थिति है, और भारत इसीलिए जो है किसी भी देश की जो विदेश नीति निर्धारण है, उसमें उसकी भौगोलिक स्थिति, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक उसी प्रकार से भारत की भी विदेश नीति के निर्धारण में जो है भारत के भौगोलिक जो स्थिति है, इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। जैसे कि चीन के साथ में चाहे वो पंचशील समझौता हो, या फिर हमने पाकिस्तान के साथ में ताशकंद समझौता किया था, तो ये सब भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग उस समय में था, और वर्तमान समय में हो सकता है कि ये उतना प्रासंगिक नहीं है, परंतु हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं, वो हमारे विदेश नीति के हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि देश के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के ऊपर में चोट न पहुंचे, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छा संबंध बनाए रखें। साथ ही साथ अगर हम राष्ट्रीय हित किस प्रकार से विदेश नीति को निर्धारित करती है, इन चीज़ों को अगर हम देखें, तो राष्ट्रीय हित को हमने दो भागों में डिफाइन किया हुआ है। एक तो अंदरूनी, हो सकता है कि किसी भी देश का अपना खुद की जो है कुछ हित हो, निहित हो किसी अन्य राष्ट्र से, तो वो उस राष्ट्र से जो है अपना संबंध मजबूत करते हैं, और बाहरी चीज़ें भी हो सकती है। तो जैसे कि उस समय की अगर हम बात करें, तो जो शीत युद्ध का दौर था, उस समय में बहुत सारे देश जो आज़ाद हुए थे 1945 के बाद में, उन सभी देशों ने जैसे कि शीत युद्ध के समय में जो दो गुट का निर्माण हुआ था, यूएसएसआर की गुट और यूएसए की गुट, उन सब में से किसी एक गुट में जाने का निर्णय लिया, ताकि उनको वहाँ से जो है धन की प्राप्ति होती थी, और वो विकासशील एवं जो गरीब देश थे उस समय में, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने हित को देखते हुए जो है उस समय में निर्णय लिया। क्योंकि दोस्तों, जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश हैं, ये सभी जो है कहीं न की सुरक्षा एवं आर्थिक रूप से जो है वो विकसित देश पे निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो विदेश नीति है, इस तरीके से तय की जाती है कि उनका जो राष्ट्रीय हित है, चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बाहरी हित हो, ये न प्रभावित हो। तो ये तो हमने विदेश नीति के निर्धारित करने वाले जो तथ्य है, इन चीज़ों को हमने देखा। दोस्तों, अब हम आते हैं कि आज़ादी के बाद जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसमें एकता एवं अखंडता की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, गरीबी को कम करना, ये महत्वपूर्ण चुनौती थी हमारे राष्ट्र निर्माताओं के पास में। साथ ही साथ हमारी जो विदेश नीति थी, ये किस प्रकार की हो, इस बात को लेकर के भी काफ़ी डिबेट रहा। तो आज़ादी के समय में जो परिस्थिति थी भारत की, वो चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, जिसके बारे में हमने चर्चा किया अभी कि कोल्ड वार चल रहा था। इस समय में वर्ल्ड वार जो है समाप्त हुआ था, कोल्ड वार का आरंभ हुआ था, नए देश उदय हो रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है निर्माण हो रहा था। तो कोल्ड वार के समय में देश के लिए ये महत्वपूर्ण चुनौती साबित हुआ कि किस प्रकार से अपने आप को दोनों गुट से बचाए रखें। और तभी जाकर के हम अभी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे नीति निर्माता थे, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, कि हम दोनों गुटों से अपना सहायता लेकर के अपनी आर्थिक एवं विकास कर सके, और अपनी एकता एवं अखंडता को बनाए रखें, अपनी संप्रभुता को बचाए रखें। ये गुट निरपेक्षता की महत्वपूर्ण उद्देश्य था गुट निरपेक्ष नीति की। दोस्तों, अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है भारतीय विदेश नीति का जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा, कि हम दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करें, यानी कि हम अन्य देशों के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो है अपनी संप्रभुता का रक्षा भी करेंगे, अपने देश की रक्षा भी करेंगे।
ये भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को निर्धारित हमारे संविधान में भी किया गया है। जब हम संविधान के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 51 को देखते हैं तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ जो है तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के मध्य जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि के प्रति आदर यानी उसको महत्व देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है मध्यस्थता के द्वारा जो है निपटारा एवं प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। इस प्रकार की विदेश नीति की जो है कल्पना की गई है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि आर्टिकल 51 में जो है निहित है। दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार जो है पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों आज़ादी के समय जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति थी जब भारत आज़ाद हुआ था, ये सब हम ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय विदेश नीति निर्धारण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही और बाद के वर्षों में जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता की नीति के निर्धारक के रूप में, संस्थापक के रूप में उभर करके आए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम थे और साथ ही साथ देश के विदेश मंत्री भी थे, इसीलिए इनकी भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उस समय में विदेश नीति निर्धारण में। साथ ही साथ नेहरू के विदेश नीति को लेकर के जो उनका उद्देश्य था, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उनका जो उद्देश्य था कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को जो है बचाए रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है और तेजी से देश का आर्थिक विकास करना है। इस प्रकार से विदेश नीति को अपनाना था कि इन चीज़ों को कायम रखते हुए, अपनी देश की संप्रभुता को बचाते हुए, क्षेत्रीय अखंडता को स्थापित करते हुए और तेज आर्थिक विकास भी करना है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसीजन लिया बाद के वर्षों में जाकर के, क्योंकि हम नव स्वतंत्र देश थे और ये भय था उनके अंदर में कि कहीं अगर हम किसी एक गुट के साथ में अगर चले जाते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें अपनी नीति निर्धारण जो है उन गुट के अनुसार करना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारी संप्रभुता पे इसका नकारात्मक असर पड़े। तो इस उद्देश्य से जो है गुट निरपेक्षता की नीति जो है चुना गया उस समय में। अपने उद्देश्य एवं समकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए नेहरू जी ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया और इस नीति के अनुसार भारत अन्य देश की तरह जो है उस समय उपस्थित दो जो महाशक्ति गुट थे, जो आप सब जानते हैं यूएसए और यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक पूंजीवादी था और एक जो है साम्यवादी था। और दोस्तों जैसा कि आपने पहले भी अध्ययन किया कि जो भारत है, जो भारतीय इकोनॉमी थी, वो भी भारतीय इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित थी, यानी न तो हम पूर्ण रूप से पूंजीवादी को अपनाया, न तो हम पूर्ण रूप से साम्यवाद को अपनाया। ठीक उसी प्रकार से हमने अपनी विदेश नीति को भी जो है मध्यम मार्ग से जो है स्थापित किया। नेहरू जी के जो है इस नीति की जो है आलोचना भी हुई। इस नीति की आलोचना की अगर हम बात करें तो दो तरीके की आलोचना थी। कुछ लोग उस समय में इस बात का आलोचना करते थे क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि भारत को अगर अपनी आर्थिक विकास करनी है तो वो, और साथ ही साथ अगर अपने लोकतंत्र को बचाए रखना है, तो उस समय में अमेरिका जो है एक प्रकार से लोकतंत्र के हिमायती के रूप में दुनिया भर में स्थापित था। तो इन लोगों में अगर सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है और उनका तर्क था कि अमेरिका पक्ष में जो है अपनी विदेश नीति भारत को बनानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका उस समय जो है लोकतंत्र समर्थक देश जो है माना जाता था। ये जो है डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। आप नाम याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा या फिर इनकी सोच होगी, कहीं लिखा होगा इन्होंने। समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो समाजवादी विचारधारा के विरोधी लोग थे, खास करके विरोधी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये यूटोपियन सोशलिस्ट थे और इनका आलोचना इस बात को लेकर के हुआ कि गुट निरपेक्षता की नीति होते हुए भी ये सोवियत संघ के जो विचारधारा थी उससे अधिक प्रभावित थे। तो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा के जो विरोधी लोग थे, जिसमें जो दो मुख्य पार्टी का नाम आता है, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी,
और इन्होंने जो है भारतीय विदेश नीति की उस समय पे आलोचना की कि अमेरिका के पक्ष में जो है भारतीय विदेश नीति बनाया जाना चाहिए, ताकि देश का अधिक से अधिक जो है विकास हो और देश में स्थायित्व जो है बना रहे। दोस्तों अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अफ्रो एशियाई एकता के बारे में जो है प्रश्न बनता है कि अफ्रो एशियाई एकता से आप क्या समझते हैं। जैसे ही अफ्रो से तात्पर्य यहाँ पे अफ्रीका से है, अफ्रीकी देशों से है, और एशिया, हम इंडिया जो है एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है भौगोलिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो नेहरू जी के दौर में जो है भारत में एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश के साथ जो है संपर्क जो है बनाए गए। 1940 और 50 के दशक में नेहरू जी मुखर होकर के जो है एशियाई एकता की पैरवी करते थे और एशिया को एकजुट करने की पैरवी करते थे। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय में जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो जिस प्रकार के आंदोलन भारत में चल रहे थे, ठीक उसी प्रकार के आंदोलन कई अन्य देशों में भी चल रहे थे, जो कि 1945 के बाद में उन सभी देशों को भी आज़ादी मिली। तो इस वजह से जो है इन देशों के जो लीडर थे, खास करके जो भारतीय नेता थे, वो अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश के जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, उनके संपर्क में वो लोग रहते थे। 1947 के मार्च में जो है नेहरू जी के अगुवाई में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस के आयोजन के समय तक जो है देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी में कुछ समय बाकी था। लेकिन इस समय में भी नेहरू जी की अगुवाई में जो है एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन हुआ था। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया भारत के द्वारा, और इस समय इंडोनेशिया डच का उपनिवेश हुआ करता था, और भारत की अगुवाई में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जो नस्ल भेद और रंग भेद का जो नीति वहाँ पे था, इन चीज़ों का जो है मुखर होकर के जो है विरोध किया गया भारत के द्वारा। दोस्तों गुटनिरपेक्षता की निधि की जो आधार है वो बांडुंग सम्मेलन से पड़ता है, और बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं कि बांडुंग सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, या फिर जब कभी भी आप गुटनिरपेक्षता के बारे में, गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में आप लिखेंगे, तो आपकी शुरुआत जो है जरूर बांडुंग सम्मेलन से होगी। तो इंडोनेशिया के शहर जो है बांडुंग में जो है 1955 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसे ही बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है, और यह सम्मेलन एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। दोस्तों एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश, यानी कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे जो 1945 के बाद आज़ाद हुए थे, और ये एक गरीब देश थे, और बाद के वर्षों में ये सभी देशों ने अपनी अपनी देश में स्वतंत्रता के बाद में जो है नव शासन व्यवस्था का स्थापित हुआ, और भी औपनिवेशीकरण के बाद में ये सभी देश जो है आज़ाद होकर के विश्व पटल पे आए थे। और इन सभी देशों की जो स्थिति थी उस समय में बहुत ही परिस्थिति खराब थी, जैसे कि हमने भारत की स्थिति के बारे में देखा, कमोबेश उसी प्रकार की स्थिति अन्य देशों में भी थी उस समय में, क्योंकि ये संस्था का परिवर्तन हो रहा था और साथ ही साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा था। तो कुछ समय तक जो है उथल पुथल की स्थिति जो है बनी रही कमोबेश आज़ादी के बाद हर एक देश में। इसी सम्मेलन में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है नींव पड़ी थी। बांडुंग सम्मेलन को याद रखिए, बांडुंग सम्मेलन से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। 1961 जो बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था, पहला कॉन्फ्रेंस जो है बेलग्रेड में हुआ था। और संस्थापक नेता एवं संबंधित देश की अगर हम बात करें, जो गुटनिरपेक्षता की नीति की जो संस्थापक देश थे और साथ ही साथ जो इनके महत्वपूर्ण नेता थे, जिसमें कि भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और गमाल अब्दुल नासिर थे जो मिस्र के थे, और सुकर्नो जो थे वो इंडोनेशिया के थे। इन प्रमुख चार देश और इन देश के नेता का जो है महत्वपूर्ण योगदान था गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने में। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता का महत्व क्या है? अगर भारत के लिए गुटनिरपेक्षता के महत्व को देखें तो स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, अगर राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व और सामरिक महत्व, तीन प्रकार के महत्व है। राजनीतिक महत्व के तहत स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति होने की वजह से हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होकर के, उस समय में तात्कालिक जो कोल्ड वार के समय में जो दो गुट था, एक पूंजीवादी गुट जो अमेरिका के नेतृत्व में और जो समाजवादी गुट था सोवियत संघ के नेतृत्व में, भारत ने दोनों गुट में से किसी एक गुट में जाने का फैसला नहीं किया।
भारत के द्वारा मध्यम मार्ग अपनाया गया और भारतीय विदेश नीति के ऊपर में इसका छाप देखा जा सकता है। क्योंकि हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं का मानना था कि हम क्यों न दोनों पक्षों से सहायता लेकर के अपना आर्थिक विकास करें, अपनी देश की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखें। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध भी जो है भारत के द्वारा किया गया, क्योंकि हम गुटनिरपेक्षता के पक्ष में थे, गुटनिरपेक्ष थे हम किसी गुट में नहीं थे। तो हम उपनिवेशवाद का जो है आलोचना कर सकते थे, साम्राज्यवाद का आलोचना कर सकते थे, और वर्तमान समय तक भारत जो है इस चीज़ को डिफेंड करता है। आर्थिक महत्व को अगर देखें तो दोनों गुटों से आर्थिक सहायता लेने की स्वतंत्रता थी, क्योंकि हम किसी एक पक्ष में नहीं थे। हाँ, ये बात अलग है कि भारत के ऊपर में पूंजीवादी गुट के द्वारा कई बार आरोप लगाए गए कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारत यूएसएसआर के साथ में है, क्योंकि हमारे संबंध सोवियत संघ के साथ में ज़्यादा अच्छा रहा अमेरिका के मुकाबले। साथ ही ये चीज़ जो है हमारे आर्थिक विकास में मदद करता। और सामरिक महत्व को अगर देखें तो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा न बनना और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है स्वायत्ता प्रदान करना, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चीन को लेकर के पढ़ेंगे कि भारत और चीन के किस प्रकार के संबंध है। जैसे कि आप इस चैप्टर में देख सकते हैं कि चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। भारत के विदेश संबंध किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आकार लिया, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देख लिया। भारतीय विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, इन चीज़ों को हमने देख लिया। कूटनिरपेक्षता की नीति को हमने देख लिया। अब जो दो टॉपिक बचा है वो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और भारत की परमाणु नीति का उद्भव जो है किस प्रकार के से हुआ और किन स्थितियों में हुआ, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हो सकता है कि 2 से 3 वीडियो इस चैप्टर का और बने। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कृपया अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं ताकि उनको भी मदद मिल सके। अगर आपको कुछ सुधार करना चाहिए हमें, अगर ऐसा लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।